ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़े थे ना, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कैसे पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, एंड जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इट बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। बट एक सेक्शन अपन लिखे थे, याद है, O और S, और वहां F और Cl। O और S में O का कम नेगेटिव है, S का ज्यादा नेगेटिव है। F और Cl में F का कम नेगेटिव है, Cl का ज्यादा नेगेटिव है। इसका रीजन अपन लिखे थे, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है, जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ शेयर्ड पेयर है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की बात की थी अपन लास्ट क्लास में, कि दो नॉन मेटल के बीच में जो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, ठीक है, उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव रखेगा, बिकॉज ऑफ विच इट गेन्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द ऑपोजिट एटम गेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अपन दो टाइप की बॉन्ड पढ़े थे, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हालांकि अभी वो चीज हम आगे नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जब हम केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे वहां जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे ना, तब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तब याद रखना ये चीज, ठीक है। ओके, चलो आगे। मैंने पॉलिंग स्केल के बारे में भी डिस्कस किया था क्या? डेफिनेशन लास्ट क्या लिखे, बस ये बताना मुझे। itself in a covalent bond, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम में लिखना, it is a unitless quantity since it is a tendency, it is a unitless quantity since it is a tendency। ठीक है, although a number of numerical scales, although a number of numerical scales, although a number of numerical scales of electronegativity, although a number of numerical scales of electronegativity have been developed, have been developed, have been developed, out of which Pauling scale, Pauling, out of which Pauling scale is most widely used, is most widely used, out of which Pauling scale is most widely used। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, according to Pauling, fluorine is the most electronegative element, fluorine is the most electronegative element, according to Pauling, fluorine is the most electronegative element, and he assigned a value of 4 to it, and he assigned the value of 4 to it, value of 4 to it। ठीक है, नेक्स्ट एक सब डालना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर ही, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो हम हर में ऐसे ही फ्लो में पढ़ रहे हैं ना, पहले अपन प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझ रहे हैं, ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं कि उस प्रॉपर्टी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल जब पढ़े थे तो हमने साइज देखा था, न्यूक्लियर चार्ज देखा था, शील्डिंग इफेक्ट देखा था, पेनिट्रेशन इफेक्ट देखा था, राइट। फिर जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे तब भी हमने ये फैक्टर्स देखे थे, साइज था, न्यूक्लियर चार्ज था एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट लिखना इसमें, फर्स्ट फैक्टर, oxidation state of the element, oxidation state of the element,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आप ये बोल लो कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पावर, उसका चार्ज क्या है। जैसे आयरन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं ना, एक Fe2 पॉजिटिव और एक Fe3 पॉजिटिव, दो होता है, एक फेरस और एक फेरिक। तो जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, क्या लगता है ना। ये 3 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, तो इट विल अट्रैक्ट मोर, है ना। वो शेयर्ड पेयर को ये ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, राइट। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो हाइफन डाल के लिखना, as the oxidation state of element increases, as the oxidation state of the element increases, as the oxidation state of the element increases, the electronegativity increases. The electronegativity increases. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड फैक्टर, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द एटम। नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, nature of the substituents attached to the atom. Nature of the substituents attached to the atom. हाँ वो जो बोल रहा था कि इसको निकालो सर के चैट से निकालो। एसएसटी अंकित करके लिखना आएगा। हाँ हाँ भाई देखना पड़ेगा, अभी चाहिए तो। हाँ, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द एटम। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लेके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल चलो अपन कल बात करते हैं, कल तो आओगे ना, ठीक है। ऐसे तो मुझे पता। For example, the carbon atom in CF3I, carbon atom in CF3I has a greater positive charge, than in CH3I, Therefore, CF3I is more electronegative than CH3I. CF3I ऊपर वाला is more electronegative than CH3I. देखो दोनों जगह कार्बन है ना, बट जो सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन के साथ अटैच्ड है वो अलग अलग। यहाँ पे आपका 3 तो फ्लोरीन है और एक आपका आयोडीन है। यहाँ पे 3 जगह हाइड्रोजन है जो कि ऑब्वियसली तीनों फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, राइट। और एक तरफ आपका आयोडीन, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कारण इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला भी अपना शेयर पर अपनी तरफ खींचेगा पार्शियल नेगेटिव, इसके कारण इसको पार्शियल पॉजिटिव मिला। ये भी अपना पेयर इसकी तरफ अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, इसको फिर से पार्शियल पॉजिटिव मिला। है ना क्लियर? फिर ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसके कारण आपके इस कार्बन को बहुत हाईली पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। हर के कारण उसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है और यहाँ पे मिलेगा बट कम इन कंपैरिजन टू दिस। आप बोल सकते हो कि दिस मॉलिक्यूल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस मॉलिक्यूल। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन कौन से एटम्स उस कार्बन से अटैच। क्लियर है? ठीक है। एंड थर्ड लिखना, थर्ड पॉइंट, लास्ट थर्ड पॉइंट, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े नहीं हो, बट आप लोगों ने ऑर्बिटल पढ़ा है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये पढ़े हैं ना।
sp-df अलग अलग तो पढ़े हैं। हमें पता है कि s का शेप स्फेरिकल होता है, t का शेप डंबल होगा, t का शेप डबल डंबल होगा, ये अपन पढ़े हैं राइट। हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाऊं ना, तो एक मान लो एक रेड पेंट का डब्बा है, पेंट, और एक व्हाइट पेंट का डब्बा है। दो डब्बे मेरे पास एक एक लीटर के, एक रेड पेंट है एक व्हाइट पेंट है। अब दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या बन जाएगा, पिंक, पिंक ना। दो डब्बे अब मेरे पास पिंक पेंट के। पहले क्या था, एक रेड था एक व्हाइट था, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थी, है ना, दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग थी क्योंकि कलर अलग अलग है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी राइट। बट मिक्स करने के बाद जो कलर बना है ना, उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी। अब मेरे पास दो डब्बे एक जैसे हैं, बोल सकता हूं मैं ऐसे, इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसे करेंगे, ध्यान देना, एस का शेप अलग है, एनर्जी कम है, टी का शेप अलग है, एनर्जी एस से ज्यादा है, मतलब दोनों अलग अलग है, व्हाइट पेन रेड पेन, समझ गए। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो बनेगा पिंक पेन। जब दोनों को मिक्स करेंगे ना तो बनता है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बनेगा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी भी सेम होगा। दो बनेंगे, जैसे अभी एक डब्बा थोड़ा बना, दो ही डब्बे बने ना, पेंट भी वैसे ही। जब ये दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे ना तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, और वो दोनों का शेप और साइज और एनर्जी सेम रहेगा। ये दो ऑर्बिटल है, आपको दिख रहा होगा एक, पर ये दो है। कैसे दो है, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब मिलके एक ऑर्बिटल है, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब मिलके एक ऑर्बिटल है। हो गए, है क्लियर। तो दोनों आपस में जुड़ के ऐसा शेप बना दिए तो आपको एक दिख रहा है, एक्चुअली में ये दो ऑर्बिटल्स अरेंज्ड इन लीनियर फॉर्म, अरेंज्ड इन लीनियर फॉर्म। समझ में आ रहा है ना क्लियर। तो इसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। अब हमको पता ना, p तो तीन टाइप के होते हैं, px py pz। तो एक s और अगर दो p आपस में हाइब्रिडाइजेशन करें, अब तीन हो गए, अभी दो ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन किए थे ना, अब तीन मिलके करने वाले हैं। तो अब जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसका साइज शेप और एनर्जी सेम होगी, और अब तीन बनेंगे। ऐसे ही बातें, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। इसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, sp2, क्योंकि दो p और एक s है ना, यहाँ पे दोनों एक एक थे इसलिए sp नाम था, यहाँ पे p2 है s एक है इसलिए इसका नाम क्या है, sp2। और कितने हैं, ये तीन है, और किस फैशन में अरेंज्ड है, एक ट्रायंगुलर प्लेनार। ये लीनियर था लाइन, ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनार। प्लेनार इसलिए क्योंकि ट्रायंगल अपन प्लेन में बना सकते हैं, वी कैन ड्रॉ ट्रायंगल इन अ प्लेन राइट, वी कैन नॉट ड्रॉ टेट्राहेड्रल इन अ प्लेन। आप पेपर में टेट्राहेड्रल बना तो दोगे बट वो अच्छे से नहीं बनेगा क्योंकि वो एक 3D स्ट्रक्चर है। यू कैन नॉट ड्रॉ 3D स्ट्रक्चर इन अ पेपर। एक स्फीयर आप ऐसे बना दिए, बोलने के लिए वो स्फीयर बोल दिए, बट है तो वो सर्कल ही ना। आप एक स्फीयर को पेपर में नहीं बना सकते बिकॉज स्फीयर इज अ 3D स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं। और ऐसा ही एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे एक sp हुआ एक sp2 हुआ, तो एक और गेस करो क्या होगा, sp3। तीनों p और एक और s ले लो तो मिलके क्या बन जाएंगे, sp3, यानी कि चार ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी और जिनका शेप सेम होगा। अब ये कैसे फैशन में अरेंज होते हैं, तो ये होते हैं टेट्राहेड्रल। बनाने को मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है, बट टेट्राहेड्रल इज अ फोर्थ 3D ज्योमेट्री। क्लियर है, एक ऊपर है, तीन तीन भी कैसे है, एक आपकी तरफ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, सबके बीच में 109 डिग्री का फर्क होता है। हर दो लोब के बीच में 109 डिग्री का फर्क है, यहाँ पे हर एक के बीच में 120 डिग्री का फर्क है, और यहाँ पे 180 का। समझ में आ रहा है, लीनियर ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर प्लेनार, टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो तीन हाइब्रिडाइजेशन देख लिया अपन, sp, sp2, sp3। इसको और डिटेल में ना अपन वहां पढ़ेंगे और लिख के लेंगे जब केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। बट क्योंकि अभी एक टॉपिक था आपका कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करता है, इसलिए मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखो sp में s कैरेक्टर 50% होता है और p कैरेक्टर 50%, दोनों बराबर है ना, एक s एक p है। sp2 में क्या होगा, एक s दो p है, तो s का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 33, और बाकी दोनों p को 33 मिलेगा, 33.33। पर s कैरेक्टर कम है ना इसका, sp2 का। s कैरेक्टर इन sp इज ग्रेटर देन sp2 एंड इज ग्रेटर देन sp3। sp3 में तो चार ऑर्बिटल मिलके बने हैं, उसमें s का कंट्रीब्यूशन कितना है,
मात्र 25%। समझ में आ रहा है? तो एस कैरेक्टर यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 33% है और यहाँ पे 25% है। तो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द वन which is having less s कैरेक्टर। क्लियर है? अब ये देखो, ये काम कहाँ आता है हाइब्रिडाइजेशन। हम जब कार्बन की बॉन्ड्स बनाते हैं ना, आपको पता है ना, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, एल्केन एल्कीन अल्काइन। याद है थोड़ा बहुत टेंथ का, है ना? अगर कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड होती तो वो एल्केन होता है, अगर डबल बॉन्ड होती तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो अल्काइन। यहाँ पे दोनों कार्बन आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यहाँ पे दोनों कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और यहाँ पे दोनों कार्बन आपके sp हाइब्रिडाइज होते हैं। तब आपको पता चलेगा कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। A carbon with sp hybridization is more electronegative than a carbon with a sp2 hybridization than a carbon with a sp3 hybridization। समझ गए ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तो मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो उसका पॉइंट का आगे, a sp hybridized carbon, a sp hybridized carbon, a sp hybridized carbon is more electronegative than a sp2 hybridized carbon। A sp hybridized carbon is more electronegative than a sp2 hybridized carbon। आगे क्या लिखेंगे? Which in turn is more electronegative than sp3 hybridized carbon। लिख लो, which in turn is more electronegative than sp3 hybridized carbon। ठीक है? कोई भी किसी भी चीज के लिए एग्जांपल अपन कार्बन का ले लिए हैं, कोई भी चीज के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हर एलिमेंट, हर नॉन मेटल होगा ना, कंपेयर करना है हमें बस। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स के बाद अपन क्या पढ़ते थे? उनका ट्रेंड, कि वो ग्रुप में क्या होता है उनके साथ और उनका पीरियड में क्या होता है। ठीक है, तो लिखो ट्रेंड्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड, एक साथ लिख लेते हैं इसको, ट्रेंड्स इन ट्रेंड्स इन ग्रुप, देखिए तो काटते वेरिएशन इन ग्रुप और पीरियड, इसमें क्या होता है? ट्रेंड्स इन ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का क्या हाल होगा, और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हाल होगा? बढ़ेगी, कम होगी। ठीक है, तो लिखना है इसमें हाइफन डाल के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज along a period, electronegativity values increase along a period, increase along a period from left to right, from left to right, from left to right, from left to right। This is because क्या दो रीजन दे सकते हैं? एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर का अगर चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं बैठाएगा, ऊपर से साइज भी छोटा होते जा रहा है। तो दोनों ही फैक्टर उसको फेवर कर रहे हैं। समझ रहे हो? एक तो न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है और एटम का ओवरऑल साइज छोटा होता जा रहा है। तो न्यूक्लियस पे और अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा हो गया ना। एक तो वो पावरफुल भी हो रहा है और एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पास भी है, फट से बैठाएगा उसको। तो लेफ्ट टू राइट जाने में दोनों ही फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। कौन से दोनों फैक्टर्स? साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखे? दिस इज because of increasing nuclear charge and atom, because of increase in nuclear charge, बोला था ना मैं, increase is increasing with you, because of increase in nuclear charge and atomic radius decreases, because of increase in nuclear charge and atomic radius decreases। ठीक है, whereas the electronegativity value decreases down a group,
whereas the electronegativity value decreases down the group, whereas the electronegativity value decreases down the group. Decreases down the group. उसका कारण है रेडियस बढ़ रहा है, एटम बड़ा होता जा रहा है, ठीक है. As radius increases, as radius increases, as radius increases. ओके, इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखेंगे अपन, लिखना एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहां कहां अप्लाई कर रहे हैं. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को देख के बता सकते हो कि कौन सा नॉन मेटल ज्यादा नॉन मेटालिक है. क्लोरीन और क्लोरीन है ना, दोनों नॉन मेटल है. क्लोरीन इज मोर नॉन मेटालिक देन क्लोरीन. फिर फ्लोरीन और ऑक्सीजन में क्लोरीन इज मोर नॉन मेटालिक देन ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. फर्स्ट पॉइंट है, it helps in predicting metallic and non-metallic character. It helps in predicting metallic and non-metallic character. हाइफन डाल के लिखो इसमें ही. As electronegativity increases, as electronegativity increases, non-metallic character increases. Non-metallic character increases. As electronegativity increases, non-metallic character increases. या आप इसको उल्टा बोल सकते हो, as electronegativity decreases, metallic character increases. आया ना. आप अगर टेबल में राइट टू लेफ्ट आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है ना, और आप मेटल की तरफ बढ़ रहे हो. समझ गए? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि उनका तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है. ठीक है, सेकंड लिखना. सेकंड it helps in predicting polarity of bond. It helps in predicting polarity of bond, polarity of covalent bond. It helps in predicting polarity of covalent bond. Polarity, कोई पोलर है कि नॉन पोलर है. ठीक है, अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो लास्ट में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जैसे Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं था, इसलिए Cl2 वाज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. बट HCl में H और Cl के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो HCl वाज अ पोलर मॉलिक्यूल. क्लियर है? कोवेलेंट बॉन्ड, देखो कोवेलेंट बॉन्ड जनरली सोच के लगता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो वो कहां पोलर होगी. आयनिक बॉन्ड पोलर होगी, नाम में ही आयन आ रहा है ना, हम नाम में ही आयनिक बॉन्ड को आयन बोल रहे हैं ना, तो वहां पे आयंस है मतलब पोलैरिटी है. तो आयनिक बॉन्ड का तो पोलर नेचर होगा ही. कोवेलेंट बॉन्ड का पोलर नेचर एक थोड़ा यूनिक बात है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ ना? तो इसमें आइकन डाल के लिखना, a bond between two similar atoms, a bond between two similar atoms, a bond between two similar atoms is said to be non-polar. सही लिख रहे हैं? समझ के लिखना जो लिख रहे हो. A bond between two similar atoms, ClCl, ठीक है, a bond between two similar atoms is said to be non-polar. उसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों एटम एक जैसे हैं, दोनों शेयर्ड पेयर को बीच में रखेंगे, किसी की तरफ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा वो, तो उसको पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का कोई कंसेप्ट ही नहीं है. ठीक है, since the shared pair of electrons
since the shared pair of electrons since the shared pair of electrons is equally attracted to both the atoms. Since the shared pair of electrons is equally attracted to both the atoms. Is equally attracted to both the atoms. Clear है? एग्जाम्पल लिख लो H2Cl2 O2 N2 सब आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि सब सिमिलर एटम के बीच में तो बॉन्ड बनी है. H2 में H और H के बीच में बॉन्ड बनी है, N2 में N और N के बीच में बॉन्ड बनी है, O2 में O और O के बीच में बॉन्ड बनी है. बस अंतर क्या है? H और H में सिंगल बॉन्ड है, O और O में डबल बॉन्ड है, N और N में ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, चलो नीचे लाइन में ये तो पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया ना. एक और इसी में ही इसी पॉइंट पे एक और कंटिन्यू करेंगे. ऑन द अदर हैंड the electronegativity of the two atoms if if word लगा लेना आगे. On the other hand के बाद if the electronegativity, on the other hand if the electronegativity of the two atoms forming a bond, on the other hand if the electronegativity of the two atoms forming a bond is different, तो अब शेयर्ड पेयर किसके तरफ ज्यादा रहेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. कॉमा द शेयर्ड पेयर is attracted more towards the shared pair is attracted more towards the shared pair is attracted more towards the more electronegative atom. The more electronegative atom attracted towards the more electronegative atom. As a result, a more electronegative atom, as a result, a more electronegative atom gains a partial negative charge. समझ के लिखना जो लिख रहे हो, ठीक है. As a result, a more electronegative atom gains a partial negative charge and a less electronegative atom gains a partial positive charge. अब लिख लो अपने से ना. ये सब less electronegative atom gains a partial positive charge. ठीक है. As a result, two poles are developed. As a result, two poles are developed. As a result, two poles are developed, and the molecule is said to be polar molecule. And the molecule is said to be polar molecule. And the molecule is said to be polar molecule. Clear है? है ना. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देख के हम दो चीजें प्रेडिक्ट करते हैं. पहला, उसका बॉन्ड का नेचर, वो पोलर है कि नॉन पोलर है. और दूसरा जो अपन सबसे पहले लिखे हैं, क्या लिखे हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे? प्रेडिक्टिंग द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. ठीक है, कि कौन ज्यादा मेटालिक है, कौन कम मेटालिक है, कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है, कौन कम नॉन मेटालिक है. क्लियर है? ठीक है, चलो ये हो गई आपकी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी ना. ठीक है, अगला हैंड डालना. Valence electrons and valency. Valence electrons and valency. Valence electrons and valency. ये लास्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी. Valence electrons and valency. अब हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. एक ग्रुप में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. यही तो रीजन था ना पीरियोडिसिटी का भी, which Mendeleev was unable to explain.
बट मोजले ने समझाया था कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट का जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, यू विल फाइंड कि सबके बैलेंस शेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, potassium का 2,8,8,1. So all have got same number of valence electrons. This is the reason behind, this is the cause of periodicity. इसलिए ये सारे एक जैसे हैं प्रॉपर्टी वाइज। Am I clear? ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में कैसा रहेगा? सेम। इन अ ग्रुप when you travel from top to bottom, number of valence electron remains same. ये क्लियर है? बट अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं ना। अगर मैं लेफ्ट से बढ़ के राइट की तरफ जा रहा हूं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। 8 तक जाएगा, बस 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं होते हैं। 8 इज द लिमिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए ना? और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है तो पता ना, पहले मुझे वही बताना चाहिए था। इट इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल बोलते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा हम बोल देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, ये कोई सेंस नहीं बोलने का ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया मतलब वो अंडरस्टूड है कि इट इज प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, क्योंकि वैलेंस का मतलब ही लास्ट शेल। क्लियर है? अब वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी होती क्या है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। जैसे सोडियम एक लूज करेगा, लिथियम एक लूज करेगा, पोटेशियम एक लूज करेगा, तो इन सब की वैलेंसी क्या है? अगर मैं सेकेंड ग्रुप की बात करूं जिसमें आपका बेरिलियम है ना, उसके नीचे आपका मैग्नीशियम है, उसके नीचे आपका कैल्शियम है, इनका कॉन्फ़िगरेशन 2,2, 2,8,2, 2,8,8,2, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, अगेन बिकॉज ऑल बिलोंग टू सेम ग्रुप, है ना। सब दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट अचीव कर लेते हैं। तो इनकी वैलेंसी कितनी? 2। तो एक ग्रुप का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम होती है, बिकॉज वैलेंसी की वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। वैलेंसी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? बैलेंस, क्योंकि अपन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो 8 करना है, यही तो वैलेंसी होती है। आपका एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन, लूज या शेयर करेगा टू बिकम 8 इन द लास्ट शेल। आखिरी शेल में 8 करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन, लूज या शेयर करना है, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, अगर वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो उस वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देंगे, और अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उस वैलेंसी को अपन कोवैलेंसी बोल देंगे। पर बस इतना है, इनका सामने का नाम चेंज हो गया, सरनेम वही है दोनों का, वैलेंसी, क्योंकि दोनों का मतलब वही है। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एम आई क्लियर? ठीक है, तो वैलेंसी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन के जैसे ग्रुप में सेम रहेगी। एम आई क्लियर? जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में कांस्टेंट था, वैसे ही वैलेंसी भी ग्रुप में कांस्टेंट रहेगी। सबको क्लियर है? अब बात करते हैं पीरियड की। पीरियड में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बढ़ रहा था, तो वैलेंसी भी पहले बढ़ेगी 4 तक, क्योंकि 1 वाले की वैलेंसी 1 होती है, 2 वाले की वैलेंसी, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 वाला 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 वाला 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 3, 5 नहीं बोलेंगे। जिसका आखिरी शेल में 5 है ना, वो लूज नहीं करेगा, वो गेन करेगा। 3 वाला 2 वाला 1 वाला लूज करता है, बट 5 वाला 6 वाला 7 वाला गेन करता है, और 8 वाला कुछ नहीं करता। 8 वाले की वैलेंसी 0, इट हैज गॉट 0 कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कंबाइन नहीं करेगा। नोबल गैसेस तभी तो उनको इनर्ट बोलते हैं, बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव, उनको जरूरत नहीं है, क्यों जबरदस्ती रिएक्ट करेंगे। ठीक है, पर तब भी हम उनको करवाते हैं रिएक्ट, क्योंकि हम लोग हीट है। ठीक है, हम कुछ ऐसी कंडीशंस देके उनको भी रिएक्ट करवा सकते हैं। आप लोग जब 12th में जाओगे तो एक चैप्टर अलग है अपना, पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक में आएगा ना, ऑल द लास्ट 6 ग्रुप विल कम अंडर पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक एक अलग चैप्टर है, उसमें आप कुछ 6 ग्रुप के बारे में पढ़ोगे। तो वहां पे आप जब नोबल गैसेस में आओगे ना 18वें ग्रुप में, तो हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे कि जेनॉन कुछ कंपाउंड्स बनाता है। जेनॉन उसी ग्रुप का है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, 54 एटॉमिक नंबर 54। ठीक है, तो वैलेंसी पहले बढ़ी
फिर घटी, started from 1 till 4, then 3, 2, 1, 0. But valence electron can never be 0. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे 0 हो सकते हैं? सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है जो हाइड्रोजन के पास है, और हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अरे कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो कोई भी मैटर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 नहीं हो सकता। Am I clear? वैलेंसी कैन बी 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी 0। वैलेंसी 0 का मतलब है कि वो कंबाइन नहीं करना चाह रहा है, नहीं करना है भाई, जबरदस्ती है, ठीक है। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी 0 नहीं हो सकता, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, और वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जो आखिरी में होंगे, ठीक है। चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। The electron present in the outermost shell of an atom are called, the electrons present, the electrons, दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की और वैलेंसी की डेफिनेशन लिखते हैं। The electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electrons. The electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electron. नेक्स्ट लाइन में वैलेंसी का भी डेफिनेशन लिखते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी एटम, यहाँ पे ई लिख रहा है तो यहाँ पे एक, valency is the combining capacity of an atom and its value depends upon the number of valence electrons. And its value depends upon the number of valence electrons. And its value depends upon the number of valence electrons. ठीक है, इनका ट्रेंड लिख लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो लिख लो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन periodic table. तो देखो नीचे, as we move across a period, as we move across a period, as we move across a period from left to right, कई बार ऐसा भी होता है ना, आपको क्वेश्चन में राइट टू लेफ्ट दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होना ना। हम जितनी भी प्रॉपर्टी पीरियड वाली पढ़े वो लेफ्ट टू राइट के लिए पढ़े हैं, अगर वो राइट टू लेफ्ट करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना। जैसे अपन ऐसा बोल रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बट इफ वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा ना। समझ गया ना, ये थोड़ा ट्रिक आता है कई बार ना, तो आपको पीरियड देख के सोच लिया अच्छा पीरियड है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज ही होना है, ये नहीं पढ़े कि राइट टू लेफ्ट है कि लेफ्ट टू राइट है। समझ गया ना, क्योंकि तो आप बोलोगे सर तो बोले थे ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो जो चीज बढ़ती है पीरियड में वो घटती है, पर वो तभी घटेगी जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। अगर आप पीरियड में भी राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो वो बढ़ेगी। क्लियर है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो क्या लिखिए, as we move across a period from left to right, yeah, as we move across a period from left to right, okay, the number of valence electron increases, the number of valence electron increases, the number of valence electron increases from 1 to 8, increases from 1 to 8, ठीक है। but the valency of element, but the valency of elements first increases from 1 to 4, first increases from 1 to 4, first increases from 1 to 4, and then decreases to 0, and then decreases to 0, and then decreases to 0, ठीक है। अगले पैराग्राफ में ग्रुप के बारे में लिख लेते हैं, ग्रुप में तो दोनों चीज सेम रहती है ना, बस वही लिखना है, ठीक है। when we move down the group, when we move down the group, when we move down the group,
the number of valence electrons remains the same. When we move down the group, the number of valence electrons remains the same, and therefore they exhibit same valency. Valency be same or valence electrons be same. And therefore they exhibit same valency. ठीक है? So last topic in next chapter का diagonal relationship. Diagonal relationship. Bracket data. Anomalous behavior of anomalous मतलब थोड़ा हटके. Anomalous behavior of second period elements. Anomalous behavior of second period elements. ठीक है, इसमें लिखो. It has been observed that some elements of the second period show similarities. Some elements of the second period show similarities with the elements of third period. देखो, अगर मैं एक ही ग्रुप की बात करूं ना, तो नो डाउट लिथियम सोडियम के जैसा है, सोडियम पोटेशियम के जैसा है, पोटेशियम रुबिडियम के जैसा है, रुबिडियम सीशियम के जैसा है, सीशियम फ्रांशियम के जैसा है. ये तो होता ही, तभी तो अपन इसको एक ही ग्रुप में रखते हैं ना. बट यहाँ ये नहीं. हट के बिहेवियर क्या है कि वो अपने डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट के जैसा है. मतलब कि इसका डायगोनल क्या होगा? मैग्नीशियम. समझ रहे हैं ना? प्लेस्ड डायगोनली. अब उस सेंटेंस को कंप्लीट करो. प्लेस्ड डायगोनली टू ईच अदर. एक बार रीड करना जो लिखे हो, ठीक है? फिर बताना मुझे समझ में आया कि जो रीड किए हो. प्लेस्ड डायगोनली टू ईच अदर. समझ लो क्या लिखे हैं? हमें ये तो पता, ये तो ऑब्वियस है कि अगर एक ही ग्रुप के हैं तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे के जैसा होगा. उनको रखा ही ऐसा गया है. बट अलग बात क्या है कि अगर वो अपने डायगोनली वाले एलिमेंट के साथ सिमिलर है, दैट इज एनॉमलस बिहेवियर. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. तो प्लेस्ड डायगोनली टू ईच अदर, दो बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स. दो बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स. दो बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल lithium resembles magnesium. तो बेरिलियम किसको रिजेंबल करेगा? इसके बाद बेरिलियम है, और इसके बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है. ये इसका डायगोनल हो गया. समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लिथियम रिजेंबल मैग्नीशियम and beryllium resemble aluminium. And beryllium resemble
aluminum, and so on, and so on. Full stop. This similarity in properties, this similarity in properties, this similarity in properties of elements, this similarities in properties of elements placed diagonally to each other is called diagonal relationship. Is called diagonal relationship. Is called diagonal relationship. ठीक है, ये बना लो नीचे. ये सब अपने अपने, मतलब लिथियम को अगर मैं छोड़ दूं तो सब अपने अपने ग्रुप के पहले एलिमेंट है ना, आया ना. लिथियम के ऊपर तो चलो हाइड्रोजन है ना, तो उसकी भी पोजीशन क्या अभी तक कंफर्म नहीं है कि वही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राइट. बट सब अपने अपने ग्रुप के पहले मेंबर्स हैं. बेरिलियम अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, बोरॉन अपने ग्रुप नंबर 13 का पहला मेंबर है. बोरॉन फैमिली बोलते हैं ना उसको कार्बन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि ये भी अपने ग्रुप का पहला मेंबर है. और ऐसा होता है कि हर ग्रुप का पहला मेंबर बाकियों से अलग होता है, कोई एनॉमलस बिहेवियर नहीं. उसके कारण होते हैं कुछ, कि ऐसा क्यों होता है कि पहला मेंबर ग्रुप का बाकी मेंबर से थोड़ा अलग बिहेवियर क्यों शो करता है. उसका कारण होता है, पहला तो वो सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आप ग्रुप में आते हो तो साइज बढ़ता है. ठीक है, तो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने ग्रुप का सबसे छोटा बच्चा है. और छोटे बच्चे शैतान होते हैं, एनॉमलस. ये आप लोगों को परेशान करेंगे, है ना. एनॉमलस बिहेवियर याद करना मुश्किल हो जाता है ना. ये हमने ग्रुप की प्रॉपर्टी तो याद कर ली, अभी एक नया आ गया. ये नया है, डायगोनल रिलेशनशिप नई चीज आ गई. अभी तक तो हम यही बोलते थे कि हाँ अल्कली मेटल अलग है, अल्कलाइन मेटल अलग है. अब समझ में आया कि एक अल्कली मेटल एक अल्कलाइन मेटल जैसा भी है. ये आपको परेशान करेगा. मैं हमेशा बोला हूं कि एक्सेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन रेगुलर. समझ रहे? ओके. तो अच्छा, रीजन कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हर ग्रुप का पहला मेंबर, लिखो मैं पहले सुन लो, क्यों हर ग्रुप का पहला मेंबर बाकियों से अलग है. पहला रीजन हो गया सबसे छोटा है. और दूसरा रीजन होता है कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये अपने ग्रुप का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. एक्सेप्शंस हैं फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, जब फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, सॉरी, ठीक है, अपने ग्रुप का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ठीक है. और थर्ड रीजन है, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती. इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. क्योंकि ये तो आपके सेकंड पीरियड के है ना, और 2 के पास डी होता है क्या? डी तो स्टार्ट आपका 3 से होता है. 3 का डी है ना, सबसे पहला डी किसका होता है? 3 का. 2 के पास डी नहीं होता, तो इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है. ये साइज में छोटे हैं और ये अपने ग्रुप के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स इन देयर ग्रुप. क्लियर है? चलो इसको लिख लेते हैं. द मेन रीजन, नेक्स्ट टाइम में लिखना, द मेन रीजन फॉर दिस different chemical behavior, the main reasons for this different chemical behavior, the main reasons for this different chemical behavior of the first member of a particular group, of the first member of a particular group, the first member of a particular group are as follows, are as follows, are as follows. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्मॉल साइज,
स्मॉल साइज। सेकेंड लिखना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड थर्ड लिखना एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एक ही वर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वन वर्ड, कोई और तो नहीं है जो इलेक्ट्रो अलग लिख रहा है नेगेटिविटी अलग लिख रहा है ना, तो वन वर्ड क्या फ्लो है, ठीक है। थर्ड है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो दीज आर द थ्री रीजंस कि पहला एलिमेंट बाकियों से, हाँ नहीं आगे नहीं बढ़ेगा ये। अभी देखो लिथियम और मैग्नीशियम ना कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाते हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम दे आल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बीइंग अ मेटल। अभी तो पता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनती है, और कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनती है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। बट ये वाले मेटल्स जो है लिथियम मैग्नीशियम ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, अगेन वही एनॉमलस ग्रुप, ठीक है। दैट्स इट, ये आपका चैप्टर यही खत्म होता है। एक बार समरी बना लेते हैं चैप्टर का पूरा, जो अपन पूरी प्रॉपर्टी पढ़े। वी स्टार्टेड विथ पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल में अपन क्या क्या पढ़े थे, वी स्टार्टेड विथ कि डॉबरनियर ने क्या किया था, पहले हिस्ट्री पढ़े थे ना अपन कि पीरियोडिक टेबल कैसे आई थी, रातों रात हम उसके उठ के पीरियोडिक टेबल बना दिए थे। सबसे पहले डॉबरनियर थे, उन्होंने अपना ट्रायड दिया था जो फेल हो गया था क्योंकि बहुत सारे ट्रायड नहीं बन पा रहे थे, जिसमें ट्रायड में बीच वाला एलिमेंट वाज द हैज द एटॉमिक मास व्हिच इज द एवरेज ऑफ अदर टू। आजू बाजू वालों का एवरेज निकालोगे तो बीच वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा, बट दिस वाज नॉट ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स, तो ही फेल्ड। सेकंड आए थे न्यूलैंड्स, है ना, उन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, सारे गामा पता नहीं सा वाला, है ना, लॉ ऑफ ऑक्टेव, जहाँ पे पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट जैसा होगा, लिथियम सोडियम जैसा होगा जो कि आठवां है, सोडियम पोटेशियम जैसा होगा जो कि आठवां है। अगर आप सोडियम से काउंट करोगे तो आठवां पोटेशियम होगा, लिथियम से काउंट करोगे तो आठवां सोडियम होगा, बेरिलियम से काउंट करोगे तो आठवां मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम से काउंट करोगे तो आठवां कैल्शियम होगा। बस उनकी गाड़ी यहीं तक चली, कैल्शियम के बाद वो भी फेल हो गए, इसलिए उनका भी डिस्कार्ड कर दिए। थर्ड आए थे मेंडलीव, मेंडलीव ने, अच्छा इन दोनों ने अपना जो अरेंजमेंट किया था वो एटॉमिक मास के हिसाब से किया था। They all arranged it. In fact, Mendeleev also arranged the elements in the order of increasing atomic masses, which was not a fundamental property of an element to decide its physical and chemical property. किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आप उसके मास के रेस्पेक्ट में डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मास में इलेक्ट्रॉन तो आता ही नहीं है। हम जब भी एटॉमिक मास लिखते हैं तो इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल है, तो हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जस्ट बाय सीइंग इट्स एटॉमिक मास? तो यहाँ वो तीनों गलत थे, बट मेंडलीव कुछ हद तक ठीक थे, बिकॉज उन्होंने उनके कुछ अच्छे अचीवमेंट्स थे। उन्होंने आपकी थोड़ी स्टडी इजी की थी, प्रॉपर एक टेबल बनाई थी, है ना। उनकी टेबल में भी आपके टोटल 8 0 से 8 9 ग्रुप्स थे, एंड ही नंबर्ड इट इन रोमन नंबर्स, है ना। और कुछ ग्रुप्स के उन्होंने सब ग्रुप भी बनाए थे, ए और बी वाले। फिर उनके टोटल 6 पीरियड्स थे। उनके समय भी लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स अलग से पड़े हुए थे, ठीक है। उनकी एक बात अच्छी थी कि उन्होंने ग्रुप के ऊपर ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला लिखा था। अगर मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस ग्रुप का एलिमेंट किस टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। जैसे R2O, आप यहाँ पे रखते जाओ, Na2O, Li2O, K2O, आप सारे एलिमेंट उस ग्रुप के ऑक्साइड का फॉर्मूला निकाल सकते हो। सेम ही डन विद हाइड्राइड आल्सो। उसके अलावा गैप वाला अपन एक पॉइंट लिखे थे ना कि ही लेफ्ट सम गैप। उनको लगा कि उसकी प्रॉपर्टी उसकी जैसी नहीं है, तो उन्होंने उसके लिए छोड़ दिया गैप और उस एलिमेंट को कहीं और रखा, और उस गैप के लिए बोला कि आगे जाके फ्यूचर में एक एलिमेंट और डिस्कवर होगा ऊपर वाले के जैसा, तो यहाँ रखा दिया जाएगा। एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, है ना, एका सिलिकॉन, ठीक है। तो आगे जाके फिर वो एलिमेंट्स आए थे, एका मतलब उसके जैसा, ठीक है। और एक और उनका अच्छा पॉइंट था कि ही करेक्टेड द मास ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के मास उन्होंने करेक्ट भी किए थे। बेरिलियम का मास उन्होंने करेक्ट किया था, जो पहले 13.5 समझ रहे थे, एक्चुअली वो 9 होता। अगर 13.5 होता तो वो तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए था, जबकि वो कार्बन के पहले आता। तो उन्होंने कुछ एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट किया था, बट उनका ड्रॉबैक क्या था, उन्होंने आइसोटॉप्स को कंसिडर नहीं किया।
जब वो बोल रहे हैं कि मेरा टेबल एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज है, तो यू शुड प्लेस आइसोटॉप्स आल्सो, क्योंकि आइसोटॉप्स के मासेस तो अलग होते हैं ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, तीनों के मासेस अलग है, 1h1 1h2 1h3। तो आपने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन क्यों रखा, वहां H2 और H3 वाले कहाँ गए? तो एक ड्रॉबैक ये था, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक वो लैंथेनॉइड वाला था ही, तीसरा ड्रॉबैक हाइड्रोजन वाला था ही, जो आज भी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग रख दिए थे, कुछ डिसिमिलर को एक जगह रख दिए थे, ठीक है, एनॉमलस पेयर्स, ठीक है। तो ये उनके ड्रॉबैक थे, इसलिए उनका भी मॉडल फेल हो गया। देन केम मोसले, उनका लॉ क्या था? द physical and chemical property of elements are the periodic function of their atomic number। ये स्टेटमेंट कहीं दिख रहा है आप लोग को? The physical and chemical property of an element is the periodic function of their atomic number। इसके पहले वो नंबर की जगह मास था, नहीं मिल रहा रिया है? बोलो आगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ करके लिखे होंगे ना? हाँ, तो the physical and chemical property of an element is the periodic function of its atomic number। अब ये नंबर में आए थे, ठीक है। अच्छा, मेंडेलीव का एक ड्रॉबैक और क्या था कि वो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बता पाए थे, कि रिपीट तो है, ठीक है, लिथियम सोडियम जैसा है, सोडियम पोटेशियम जैसा है, बट क्यों, व्हाई सो, ठीक है। बट वो मोसले ने समझा दिया था, क्योंकि मोसले ने इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया था, है ना। उन्होंने अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से टेबल को बनाया, एंड ही कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन आल्सो। और उन्होंने ये बोला कि एक जैसे ग्रुप वाले एलिमेंट्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता है, इसलिए ये एलिमेंट्स एक जैसे हैं। अब उनकी टेबल में 18 ग्रुप थे, 7 पीरियड्स थे, ठीक है, और नीचे लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड। ये दो ड्रॉबैक आज की टेबल में भी है कि लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स को अलग क्यों रखे हो, और हाइड्रोजन का पोजीशन, क्योंकि हाइड्रोजन पहले ग्रुप जैसा भी है और हाइड्रोजन 17वें ग्रुप जैसा भी है, हैलोजन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे सारे फीचर्स लिखे थे टेबल के, हर एक ग्रुप का नाम लिखा था, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, है ना, हैलोजन, चाल्कोजेंस, याद आ रहा है? ठीक है ना, ठीक है, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है। फिर इतना था आपका पीरियोडिक टेबल, है ना। अच्छा, आपने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में भी डिवाइड किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है वो एस ब्लॉक में, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में, पी ऑर्बिटल में जा रहा है वो पी ब्लॉक में, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन सेकेंड लास्ट ऑर्बिट के डी में जा रहा है वो डी ब्लॉक में, और जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन थर्ड लास्ट के पेनाल्टीमेट एंड एंटी पेनाल्टीमेट, याद है? तो वो आपका एफ ऑर्बिटल, मतलब एफ ब्लॉक में। तो आपके पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक, आखिरी के 6 ग्रुप पी ब्लॉक, बीच के 10 ग्रुप डी ब्लॉक, और नीचे के 2 ग्रुप एफ ब्लॉक। ऐसे करके आपके पूरे 18 ग्रुप डिवाइड हो गया। फिर हमने देखा था कि कैसे आप एक एटॉमिक नंबर बस पता है तो आप उसका ग्रुप और उसका पीरियड कैसे प्रेडिक्ट करोगे अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से। याद आ रहा है? ये टॉपिक था ना हमारा, प्रिडिक्टिंग द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट जस्ट बाय सीइंग द एटॉमिक नंबर। तो बोल दो कि 57 एटॉमिक नंबर है या 85 एटॉमिक नंबर है, बताओ ये कहाँ होगा, इसका लोकेशन बताओ। लोकेशन मतलब ग्रुप एंड पीरियड। अगर आप ये 2 चीज बता दोगे मतलब उसका लोकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग रूल था ना, कि एस ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, डी के लिए क्या करेंगे, पी के लिए क्या करेंगे, ठीक है सब, ठीक है। उसके बाद अपन आ गए थे प्रॉपर्टीज में, है ना। 5 प्रॉपर्टी पढ़े, आज अपन चौथी और 5वीं आज पढ़े। इसके पहले अपन पढ़े थे एटॉमिक रेडियस, सेंटर से आखिरी शेल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। एक एटम है, उसका सेंटर होगा न्यूक्लियस का और उसका आखिरी शेल होगा, इसके डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस। इसमें अलग अलग टाइप के रेडियस पढ़े थे, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस। आयनिक में पढ़े थे ना कि कैट आयन हमेशा अपने एटम से छोटा होता है और एन आयन अपने एटम से बड़ा होता है, ठीक है। फिर हम आए थे सेकंड प्रॉपर्टी में, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तब आप आ गए थे क्या? नहीं आया था आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम। समझ रहे हैं ना, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। बट कुछ जगह पे अपन को
एनर्जी देनी भी पड़ती थी। देखे थे अपन ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन बैठाए थे तो 141 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई थी, पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन बैठाने गए तो 780 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी थी। याद आ रहा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ठीक है। और फिर हम पढ़े थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आज हम पढ़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इसी से अपन डिफाइन कर देंगे। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कितना अच्छा मेटल है, कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, हाँ या ना। अगर मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, तब तो मैं नॉन मेटल तक पहुंच जाऊंगा ना। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, यहां डिक्रीजेस, यहां इंक्रीजेस। नॉन मेटालिक की बात करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, चलते चलते नॉन मेटल तक पहुंच गए। तो जीरो से लेके इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ता गया, ठीक है। और जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अभी देखेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से ना मैं आप लोग को एज अ होमवर्क ग्रुप में डाल दूंगा, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। हम नेक्स्ट क्लास के पहले 15-20 मिनट उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एंड विल स्टार्ट विद केमिकल बॉन्डिंग या रेडॉक्स रिएक्शन, जो भी बोलोगे। केमिकल बॉन्डिंग चालू हो गया थे आप लोग का, तो अभी तो 1-2 नहीं हुआ आप लोग को, ठीक है। आप लोग के स्कूल में क्या चल रहा है? हाँ, कितने चैप्टर का? 3 चैप्टर।